हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो ये सब्जेक्ट है ये BANS 184 का है और इसमें हम ब्लॉक 1 लेंगे। ब्लॉक 1 में यूनिट 1 अभी हम ले रहे हैं। यूनिट 1 का एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनिवार्य तथ्य। ठीक है, तो इसमें जो हमने वीडियो देखा है, लिया है अभी, वो महामारी विज्ञान का इतिहास अध्ययन प्रारूप के प्रकार देखे। ठीक है, अध्ययन प्रारूप के प्रकार में अवलोकन संबंधी अध्ययन हमने देखा है, जिसमें हमने वर्णनात्मक अध्ययन देखा और विश्लेषणात्मक अध्ययन देखा। ठीक है, अब प्रायोगिक अध्ययन और गैर यादृक्ष अध्ययन यानी कि परीक्षण देख लेते हैं। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं इसे। इसके पहले आपको क्या करना है, हम शुरू करें। आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालू ना, उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। कोहार्ट कोहार्ट अध्ययन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ठीक है ना, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है ऑप्शन में पूछेगा तो अलग बात है, अलग से भी एक क्वेश्चन ये बना के दे सकता है कोहार्ट अध्ययन का, तो उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जल्दी से प्रायोगिक अध्ययन देख लेते हैं कि प्रायोगिक अध्ययन जो है वो कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रायोगिक जो अध्ययन होते हैं, प्रायोगिक अध्ययन प्रकार के अध्ययन डिजाइनों को रोग के सिद्धांत को खोजने, हस्तक्षेप, सेवाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने और हस्तक्षेपों की लागत और लाभ विश्लेषण की जांच करने के लिए नियोजित किए जाते हैं। तो जो प्रायोगिक अध्ययन होते हैं, ठीक है ना, तो इनके जो प्रकार होते हैं वो डिजाइन अध्ययन के जो डिजाइन होते हैं उनको रोग के सिद्धांत को खोजने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए। हस्तक्षेप का मतलब होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीच में रोकना। ठीक है ना, रोकना, हस्तक्षेप करना यानी रोकना। और सेवाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, जो भी हम सेवाएं देते हैं, ठीक है, सर्विस देते हैं, तो फिर उनका एक मूल्यांकन किया जाता है, वैल्यू किया जाता है। और जो हस्तक्षेप होते हैं, जब उनको रोका जाता है यानी उपचार किए जाते हैं, तो उनमें क्या लागत आती है, उनका क्या लाभ विश्लेषण होता है, सभी की जांच के लिए जो है नियोजित किए जाते हैं यानी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक अध्ययनों का उपयोग करके प्राकल्पना, हाइपोथेसिस का परीक्षण किया जाता है, और वो मोटे तौर पर यादृक्ष या गैर यादृक्ष अध्ययन में विभाजित होते हैं। तो अब यहाँ पे दो अध्ययन निकल के आ रहे हैं। ठीक है ना, यानी प्रायोगिक अध्ययन को दो भागों में आप बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं यादृक्ष अध्ययन और दूसरा बांट सकते हैं गैर यादृक्ष अध्ययन। ठीक है, ओके। यादृक्ष अध्ययन में अब क्या क्या आता है, यादृक्ष अध्ययन का मतलब क्या होता है, मुझे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है आपका। मैंने ऊपर कोहार्ट बताया था, उसी तरह से मैं इसको भी कह दूं कि यादृक्ष अध्ययन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, यादृक्ष और गैर यादृक्ष अध्ययन। ठीक है, या तो प्रायोगिक के प्रकार पूछ लेगा या इनको अलग से देके पूछ लेगा। ठीक है ना, तो यादृक्ष अध्ययनों को यादृक्ष नैदानिक परीक्षणों, क्षेत्र परीक्षणों और सामुदायिक परीक्षणों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो यादृक्ष अध्ययन किए जाते हैं, यादृक्ष नैदानिक परीक्षण यानी कि नैदानिक का मतलब निदान करना, उपचार करना, फिर उनका जो क्षेत्र का परीक्षण होता है और जो सामुदायिक परीक्षण होते हैं, उनके बीच में इनको बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यादृक्ष का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है ना, यानी ऐच्छिक जो चीज हो, जो स्वतंत्र हो अपने आप में, या आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो रैंडम हम इसे यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। ठीक है ना, तो वर्ड को पहले समझिएगा कि स्वतंत्र नैदानिक अध्ययन जो अपने आप में स्वतंत्र हो। जैसे यादृक्ष नैदानिक परीक्षणों में दवाओं, नए उपचार, नए उपकरणों की प्रभावकारिता की जांच की जाती है, और इस तरह का अध्ययन डिजाइन कई परिणामों पर एकल हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर यादृच्छिक नैदानिक परीक्षणों में जो दवा होती है, जो नए उपचार किए जाते हैं, नए उपकरणों की प्रभावकारिता, जो नए उपकरण होते हैं जिनसे उपचार किया जाता है, उनकी जांच की जाती है। ठीक है ना, और यहाँ पे परिणामों पर एकल हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, एकल जो मैंने आपको बताया ना, रैंडम या फिर स्वतंत्र। ठीक है, तो एकल का मतलब ही हो गया एक या स्वतंत्र, अकेला। तो यादृक्ष नैदानिक परीक्षण अस्पतालों या अनुबंध संस्थान संगठन में किए जाते हैं। तो यादृक्ष नैदानिक परीक्षण कहाँ किए जाते हैं, अस्पताल में या फिर अनुबंध अनुसंधान संगठनों में किए जाते हैं, जहां पे रिसर्च होता है। ठीक है, तो विषयों को उपचार या नियंत्रण समूहों में यादृक्ष किया जाता है। तो जो विषय होते हैं उनको उपचार
या फिर ट्रीटमेंट के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए समूहों में यादृच्छिक किया जाता है, समूहों में स्वतंत्र किया जाता है, बांटा जाता है। तो इस यादृच्छिक को सरल विधियों यानी कंप्यूटर से उत्पन्न यादृच्छिक संख्या तालिकाओं में, फ्लिपिंग में, सिक्का पासा फेंक कर, ताश के पत्तों को फेंट कर इनका उपयोग करके किया जाता। तो जो यादृच्छिक की विधियां होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं, थोड़ा ये भी जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको आपको यहाँ पे हाईलाइट थोड़ा सा वो कर देती हूँ। ओके, जैसे यादृच्छिक जो होती है तो उसकी विधियां कौन कौन सी होती है, तो यादृच्छिक को सरल विधियों, अब विधियां कौन कौन सी हो गई, तो कंप्यूटर से उत्पन्न यादृच्छिक संख्या तालिका, फिर फ्लिपिंग सिक्का या पासा फेंककर और ताश के पत्तों को फेंटकर, इतनी सारी यादृच्छिक की सरल विधियां होती हैं और इनके रूप में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनमें ब्लॉक, स्तरीकृत, कोवेरिएंट, अनुकूलन यादृच्छिकरण प्रक्रिया और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टूल प्रमुख हैं। तो यादृच्छिकरण यानी रेंडमाइजेशन, जिसे मैं आपको रैंडम बता रही हूँ, चयन पूर्वाग्रह को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विषयों के दोनों हाथ समान और तुलनीय है। यानी जो परीक्षण, जो टेस्ट किए जाते हैं, जो उपचार किए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं और इनका उपचार करने के बाद यह तय हो जाता है कि जो सब्जेक्ट लिया गया है, जो विषय लिया गया है, वो दोनों रूप से समान, तुलनीय यानी बराबर है और हस्तक्षेप को छोड़कर जो परिणाम में अंतर का कारण बनता है और विषय की विभिन्नता से बचने के लिए ऐसे विषय जो अगर आप जानते हैं कि उपचार के कारण परिवर्तन हो रहा है तो वे जांचकर्ता को उपचार का अनुकूल रूप से रिपोर्ट करेंगे। यानी मान लीजिए कोई ऐसा सब, जैसे किडनी को ले लेते हैं, अब किडनी के बारे में जो है कोई पेशेंट है जो किडनी से इफेक्टेड है, परेशान है, उसका वहां पे उपचार किया जा रहा है, तो उसके भी बहुत सारे उपचार करने के तरीके होंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए ट्रीटमेंट के कारण उसमें कोई परिवर्तन हो रहा, कोई चेंजेस हो रहा है, तो जो जांच करने वाला है वो उपचार पर, ट्रीटमेंट पर अनुकूल रूप देगा, मतलब कि वो ठीक हो रहा है, ठीक है ना। मतलब परिवर्तन होना मतलब ठीक होना, तो वो क्या रिपोर्ट में देगा, वो यही तो बताएगा ना कि इस व्यक्ति का ये जांच की गई है और जो इसका परिणाम है वो पॉजिटिव पाया गया, मतलब वो बंदा ठीक हो रहा है। अन्वेषक पूर्वाग्रह यानी यदि अन्वेषक को पता है कि कौन किस प्रकार का उपचार प्राप्त कर रहा है तो उपचार के परिणामों पर रिपोर्ट सकारात्मक रूप से दी जा सकती है, ठीक है ना। बाइंडिंग कर दी जाती है, बाइंडिंग 3 तरीकों से की जाती है, यानी उसको बाइंडिंग का मतलब उसको एक तरह से फाइल बना दी जाती है, अर्थात सिंगल, मरीज जिसे उपचार समूह के बारे में जानकारी नहीं है वह संबंधित है, डबल, मरीज और जांचकर्ता दोनों समूह उपचार के बारे में नहीं जानते, या फिर ट्रिपल, रोगी, अन्वेषक और बाहरी मूल्यांकनकर्ता उपचार समूह के बारे में नहीं जानते। तो 3 तरह की बाइंडिंग यहाँ पर की जाती है, ठीक है। यादृच्छिक परीक्षण में, नैदानिक परीक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, मैं इसलिए इसको समझा रही हूँ, तो समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो यादृच्छिक नैदानिक परीक्षण है वो 4 चरणों में किया जाता है, ठीक है ना। कितने चरणों में किया जाता है, 4 चरणों में किया जाता है। अब इसके चरण कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले चरण के, हो सकता है आपसे क्वेश्चन यही पूछ दे कि यादृच्छिक नैदानिक परीक्षण के चरण लिखिए, ठीक है ना, कौन कौन से हैं। तो पहला जो चरण होता है, पहले चरण के परीक्षण में सहिष्णु खुराक को स्वस्थ विषयों या रोगियों में पहचाना जाता है। यानी कि पहला चरण होता है स्वस्थ विषयों या रोगियों में पहचान करना। तो पहला चरण हो गया रोगियों का पहचान करना, ठीक है। सहिष्णु खुराक को, यानी कि दवा यहाँ पे हो गई, खुराक का मतलब दवा हो गई, तो दवा को विषयों और रोगियों में पहचान करना पहला चरण हो गया, ठीक है। फिर दूसरे चरण में क्या होगा, छोटे समूह के रोगियों में दवा का असर, अवशोषण, प्रसार, चयापचय और दवा के उत्सर्जन विवरण का अध्ययन किया जाता है। पहले चरण में जो खुराक है, जो दवा है, वो स्वस्थ रोगियों में पहचान करके उनको दे दी गई। फिर दूसरे चरण में क्या किया गया कि जो छोटे समूह के रोगी होते हैं उनमें दवा का कितना असर हुआ, वो दवा ऑब्जर्व हुई या नहीं हुई, उसका कितना प्रसार हुआ, कितना वो ट्रीटमेंट जो है वो कारगर है कि नहीं है, फिर वो दवा उसे सूट कर रही कि नहीं कर रही है, कहीं कोई डाइजेशन वाली संबंधित चीजें तो नहीं हो गई है ना, ठीक है ना। तो ये चीजें भी यहाँ पर देखी जाती है। फिर तीसरा चरण क्या हो जाएगा, तीसरे चरण में बड़ी संख्या में रोगियों में दवा की प्रभावकारिता की जांच की जाती है। अब जितने रोगियों को दवा दी गई है तो उसकी क्या की जाती है, उसकी जांच की जाती है,
ठीक है, कि दवा क्या है, प्रभावकारिता मतलब उसके इफेक्ट को देखना, इफेक्टिव है या नहीं है, कितनी इफेक्टिव है। जैसे कोरोना की अभी एक महामारी आपका कोरोना भी है ना, तो जब इसका इलाज ढूंढा गया तो सबसे पहले क्या किया, लोगों पे ट्रायल किया गया ना, लोगों पे देखा गया ना कि कितना इफेक्टिव है। इंजेक्शन बनाए गए तो लोगों के ऊपर लगाए गए और देखे गए कि कितना कारगर होता है, कितने परसेंट काम करता है। और जितनी भी वैक्सीन बनी है उन सभी के परसेंटेज हैं, कोविशील्ड कोशील्ड कितने 89 93% इतने इफेक्टिव, मतलब इतना ये कारगर है। तो यही होता है प्रभावकारिता। तो तीसरे चरण में इसकी जांच की जाती है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको एज एग्जाम्पल। फिर और चरण जो चौथा हो गया, तो बाजार में दवा के विमोचन के बाद दवा के प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे वैक्सीन बने तो वैक्सीन दवा बाजार में आई और बाजार में आने के बाद अब उसका प्रभाव देखा जाता है, भाई कितने लोग इससे इफेक्टेड हुए। तो अब वैक्सीन लगने के बाद क्या वो इफेक्टेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जनरली देखा गया कि फर्स्ट वेव में जब वैक्सीन उसके बाद लगा दी गई, सेकंड वेव में भी लोगों को इफेक्टेड होना पड़ा, यानी कोरोना उनको कोरोना हुआ। तो क्या हुआ, उसका मूल्यांकन किया गया है ना। तो यही होता है चौथा चरण कि जब दवा बाजार में आ जाती है तो उसका प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, किसकी, दवा का। तो 4 चरण वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें टॉपिक में लिख लीजिए। जो मैंने आपको बताया, पहला चरण बताया, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। परीक्षण में खुराक को स्वस्थ विषयों रोगियों में पहचानना, यानी खुराक को स्वस्थ विषयों रोगियों में पहचानना परीक्षण में। दूसरा चरण हो जाएगा छोटे समूह के रोगियों में दवा का असर प्रसार देखना। ठीक है। तीसरा हो जाएगा बड़ी संख्या में रोगियों में दवा की प्रभावकारिता की जांच करना। और चौथा चरण हो जाएगा बाजार में दवा के विमोचन के बाद दवा के प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन करना। ठीक है ना। तो ये इतने 4 इसके हो गए। जैसे रेंडम क्लिनिकल ट्रायल नैतिकता कि सीमित की मंजूरी के समय सहमति प्राप्त प्रोटोकॉल की आवश्यकता को पूरा करता है और अध्ययन के लिए इच्छित हस्तक्षेप की कोई जानकारी नहीं होने पर आरसीटी किया जाता है। जब ये कोरोना हुआ था तो 2 टेस्ट कराए गए थे, 2 टेस्ट हुए थे, यही समझ लीजिए यही टेस्ट ही है। जब सरकार ने अनुमति दे दी थी तभी ये टेस्ट लागू हुआ था, लोगों का टेस्ट किया भी गया था, आरटीपीसीआर, और एक क्या था, एक और टेस्ट था। ठीक है ना। तो आरसीटी की आवश्यकता अध्ययन में नामांकित विषय मानक उपचार से वंचित न हो और नियोजित हस्तक्षेप वर्तमान ज्ञान के अवलोक में सर्वश्रेष्ठ हो। जैसे आरटीपीसीआर में कोरोना था, वो क्या था, मानक था, कोरोना को आधार रखकर उसका टेस्ट किया गया था। ठीक है। और आरसीटी के अंत में नैदानिक समाप्ति जैसे मृत्यु जोखिम में कमी, नैदानिक स्थिति में सुधार और परीक्षण को पूरा होने के बाद संभावित प्रतिकूल प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, राइट, और उसकी गणना की जाती है। चलिए, तो ये हो गया यादृक्ष। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और ज्यादा देखना होगा। हम लोग अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा गैर यादृक्ष अध्ययन परीक्षण इंपॉर्टेंट है। यादृक्ष के साथ में गैर यादृक्ष परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो गैर यादृक्ष, अब यादृक्ष में स्वतंत्र और एकल था, तो ये एकल भी नहीं होगा, अकेला भी नहीं होगा, स्वतंत्र भी नहीं होगा, समूह में, तो गैर यादृक्ष हो गया। यानी नैतिक, वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं के लिए बड़ी श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नमूने यानी सैंपल के बड़े आकार और कुछ हस्तक्षेपों की प्रयोज्यता समूहों की तुलना करने के लिए होती है, जो व्यक्तिगत सीमा तक आरसीटी का उपयोग सीमित करता है, और इसके लिए गैर यादृक्ष अध्ययन के नियोजन की आवश्यकता होती है, यानी व्यक्तिगत सीमा तक। अब ये व्यक्तिगत स्वतंत्र अकेला नहीं है, बल्कि ये समूहों में किया जाता है। ठीक है। और नमूनाकरण में पूर्वाग्रह के कारण अंतर पारंपरिक और गैर पारंपरिक समूह तुलनीय नहीं होते और परिणामों की वैधता संदिग्ध हो सकती है। तो गैर यादृक्ष परीक्षण 5 प्रकार के होते हैं। अब ये भी याद कर लीजिएगा, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है ना। कौन कौन से? अनियंत्रित परीक्षण एक हो गया, अनियंत्रित परीक्षण। दूसरा हो गया प्राकृतिक परीक्षण। तीसरा हो गया नियंत्रण के बिना पारंपरिक अध्ययन। आप लोग ये टॉपिक लिखते हैं तो पॉज कर लिया करिए, वीडियो को लिख लिया करिए। ठीक है। फिर चौथा हो गया पूर्व और बाद के पारंपरिक यानी हस्तक्षेप अध्ययन, और 5वां हो गया हस्तक्षेप अध्ययन से पार। तो गैर यादृक्ष के 5 प्रकार होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है ना। अनियंत्रित परीक्षण यूटीएस, ये हस्तक्षेप के प्रभाव, हस्तक्षेप का मतलब रोकना होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे मैटर में तुम इंटरफेयर मत करो, यानी किसी चीज को रोकना, हस्तक्षेप करना, है ना। तो चिकित्सीय एजेंट की खुराक और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए उपयोगी होता है। और अनियंत्रित परीक्षण ने गर्भाशय के कैंसर के निदान के लिए पैप स्मीयर परीक्षण का उपयोग करने वाले संगठनों ने गर्भाशय कैंसर की मृत्यु दर में कमी दिखाई थी। कर्नाटक के कोलार विटिलिंगो में आयोजित
टेंक्रोलिमस मरहम का प्रभाव था। तो ये अनियंत्रित परीक्षण यूटीएस जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक तरह से जो गर्भाशय के कैंसर होते हैं ना, उनमें बहुत बड़ा रोल इसने निभाया था, ठीक है ना। और उदाहरण के तौर पे भी आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी वजह से, नियंत्रित परीक्षण की वजह से मृत्यु दर में कमी भी आई थी। जो गर्भाशय के कैंसर जिनसे ज्यादा मृत्यु होती थी उसमें कमी आई थी जब इसका परीक्षण करने लगा। अल्ट्रासाउंड की तरह होता है। कर्नाटक के कोलार की घटना आप देख सकते हैं। फिर प्राकृतिक परीक्षण एनटीएस, जब अवलोकन प्रयोग की नकल करते हैं तो उन्हें विवरण और परिणाम के बीच संबंध की परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1981 में एथेंस, ग्रीस भूकंप जैसे तीव्र तनाव की स्थिति में हृदय और बाह्य कारणों से मृत्यु दर की उच्च दर दिखाई देती थी। तो वहां पर क्या किया गया था, प्राकृतिक परीक्षण। कुछ ऐसे परीक्षण होते हैं जिनमें प्राकृतिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं कि 1981 में एथेंस में, ग्रीस में भूकंप के कारण बहुत से ऐसे जो मृत्यु दर थी वो उच्च थी। किसकी वजह से? भूकंप की वजह से थी, जहां पर हृदय यानी कि हार्ट वाले और बाह्य कारणों के डिजीज वहां पर ज्यादा दिखाई दिए थे, ठीक है ना। जैसे गुजरात के कच्छ जिले में भूकंप के बाद की चोटों की महामारी जो थी, तो इसमें प्राकृतिक परीक्षण होता है। नियंत्रण मुक्त हस्तक्षेप अध्ययन ISWC, नियंत्रण मुक्त हस्तक्षेप अध्ययन में हस्तक्षेप एक मानव समूह को सौंपा जाता है। जो हस्तक्षेप होता है वो कौन करता है? मानव समूह करता है, और जिसकी तुलना एक गैर पारंपरिक अतीत समूह के साथ की जाती है। और इस गैर अंतर पारंपरिक अतीत समूह को ऐतिहासिक नियंत्रण कहा जाता है, ठीक है। तो जिसकी तुलना गैर पारंपरिक अतीत समूह के साथ की जाती है, जो गैर आंतरिक, जो अंतर पारंपरिक समूह होता है उसकी तुलना, उसको ऐतिहासिक नियंत्रण कहते हैं। और परंपरा जो होती है पारंपरिक समूह की तुलना एक प्राकृतिक आबादी से की जाती है, इसे जिसमें बीमारी की समान आवृत्ति और विशेषताएं नियंत्रण रोकथाम के परिणाम होते हैं। तो इसमें बीमारी देखी जाती है, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं वो देखी जाती हैं, ठीक है ना। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फिर उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, फिर किस तरह से उनको रोकथाम के परिणाम, यानी कि जो कंट्रोल किया गया तो उसके परिणाम क्या निकले, तो वो भी इसमें देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हैदराबाद में एक अध्ययन किया गया जिसमें ऐतिहासिक नियंत्रण की तुलना में नवजात शिशुओं में विस्तारित स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज ग्राम निगेटिव संक्रमण की घटनाओं पर साइक्लोस्पोरिन प्रतिबंध के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया था। हालांकि इतना लंबा आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ये क्या चीज है, अगर आप 2 लाइन बीच में लिख देंगे तो बहुत आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब यही है पूर्व और बाद के हस्तक्षेप अध्ययन क्या होता है, PPIS, यानी इस अध्ययन के लिए रुचि के अनुसार एक नैदानिक चर चुना जाता है और एक ही समूह में हस्तक्षेप से पहले और बाद में मापा जाता है। जैसे एटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के नियंत्रण से पहले और बाद में रक्तचाप की स्थिति, जैसे कि जो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर होता है, अब वो ड्रग्स यदि ले रहा है तो उसमें सबसे पहले उसके ब्लड में उसका टेस्ट किया जाएगा और बाद का किया जाएगा, फिर वहां पे उसकी सिचुएशन देखी जाएगी, ठीक है ना। इसमें कोई नियंत्रण समूह नहीं होता है और देखा गया है कि इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो हस्तक्षेप के कारण माने जाते हैं, ठीक है। तो रक्तचाप में कमी, नमक के कम सेवन, शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने या ध्यान का अभ्यास करने के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आता है, पूर्व और बाद का हस्तक्षेप। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ब्लड प्रेशर को आप ले सकते हैं कि उसका एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल में पहले कर लिया जाता है, मान लीजिए कोई ड्रग्स लिया है तो पहले का ब्लड सैंपल देन बाद के ब्लड सैंपल को यहाँ पे मिलाया जाता है, ठीक है ना। केरल के कोयटम जिले के कुमारकोम गांव में उच्च रक्तचाप की व्यापकता में कमी पर जागरूकता का प्रभाव यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। और ये पारगमन हस्तक्षेप अध्ययन, तो देख लीजिएगा इस डिजाइन में समान विषयों को एक हस्तक्षेप प्राप्त होता है और वॉश आउट अवधि को आधारभूत स्तर तक पहुंचाने के लिए गुजरना पड़ता है, फिर एक दूसरे पर हस्तक्षेप अधीन करना होता है, हस्तक्षेप के अधीन करना होता है, ठीक है ना। तो जैसे महामारी विज्ञान के प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो हम ये प्रकार ही तो सब देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, वर्णात्मक, विश्लेषणात्मक, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने क्या देखा है, यादृक्ष, फिर हमने यादृक्ष के भी प्रकार देखे, फिर गैर यादृक्ष पढ़ रहे हैं, गैर यादृक्ष के प्रकार देखे, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, जोखिम का आकलन अब यहाँ पे नहीं देखेंगे इतनी ज्यादा, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इतना चलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। जोखिम के 4 चरणों में अनुमानित होती है। जोखिम की पहचान करना, पहले जानिए कि रिस्क किस चीज का है, किडनी का है, लीवर का है, ब्लड का है, ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रही है, तो जोखिम की पहचान करना। फिर खुराक प्रतिक्रिया मूल्यांकन, फिर उसको मेडिसिन देना। अब मेडिसिन कितनी क्या किस डोज में देनी है
वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। फिर कारक विवरण एक्सपोजर मूल्यांकन, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है कि मेडिसिन कारगर हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना, कितनी हुई, कितनी इफेक्टेड हुई, ये क्या और डोज देने की आवश्यकता है या कि नहीं, ये सभी चीजें थर्ड उसमें की जाती है। फिर चौथा है जोखिम लक्षणों का वर्णन करना, ठीक है ना। तो मुक्त जोखिम की पहचान, जांच, लक्षण, वर्णन और माप के प्रदर्शन के कारण की जाती है, और किस तरह का नुकसान या जोखिम होता है कि जांच करता है, ठीक है ना। ओके राइट, तो ये जोखिम में इतना माइंड में रख लीजिए, 4 पॉइंट है, इनको आप लिख लीजिए, ठीक है। ओके, इसे जोखिम आकलन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो चरण ही है जो भी हमने आपको यहाँ पे बताए हैं, 4 चरण इसके हैं, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। जोखिम की पहचान, फिर खुराक का मूल्यांकन, फिर कारण मूल्यांकन और जोखिम लक्षणों का वर्णन करना, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इसको हम नहीं लेते हैं। अब आई थिंक्स ये जो यूनिट है आपकी यहाँ पे फिनिश्ड ही हो रही है। महामारी विज्ञान के अध्ययन के प्रकार, अभी हमने देखा अवलोकन अध्ययन, जिसमें हमने वर्णनात्मक अध्ययन देखा, केस रिपोर्ट, केस सीरीज देखा। विश्लेषणात्मक अध्ययन दूसरा है, जिसमें हमने पारिस्थितिक अध्ययन, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन, केस नियंत्रण अध्ययन, कोहार्ट अध्ययन देखा। कोहार्ट अध्ययन मुझे वेरी इंपॉर्टेंट लगता है, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है। प्रायोगिक अध्ययन, जिसमें यादृक्ष अध्ययन देखा, यादृक्ष नैदानिक, क्षेत्र परीक्षण, सामुदायिक परीक्षण और गैर यादृक्ष अध्ययन देखा, जिसमें अनियंत्रित परीक्षण, प्राकृतिक अध्ययन और नियंत्रण के बिना हस्तक्षेप की, जो दोनों इंपॉर्टेंट है, यादृक्ष और गैर यादृक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया सारांश। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड यूनिट लेंगे, ठीक है ना। और हमारी जो सेकंड यूनिट है वो क्या होगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित करना है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम चिकित्सा देखभाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य उत्पत्ति और विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य का विज्ञान, ये सभी कुछ हम एक ही वीडियो में लेंगे, ठीक है ना। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत मुख्य अनुशासन कौन कौन से, तो महामारी विज्ञान, पोषण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा, व्यवहार विज्ञान, ये सभी चीजें लेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। आपकी डिमांड है कि BANS 183 के भी वीडियो लेके आए, बिल्कुल कोशिश करेंगे, टाइम बहुत कम है। चलिए फिर, टेक केयर, बाय। और हाँ, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, यदि नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यदि आप नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।